नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्ज़ाम क्रैकर में। दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज का हमारा आज का टॉपिक है पौड़ी गढ़वाल भाग 2 पार्ट 2। हम इसका आज पढ़ेंगे। पार्ट 1 हमने इसका ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पौड़ी गढ़वाल का सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे कोटद्वार से। तो सबसे पहले कोटद्वार के बारे में मेन फैक्ट देख लेते हैं, ठीक है। कोटद्वार, इसे गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? कोटद्वार को कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, आयोग क्या कर रहा है, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा है। ये कोटद्वार है, ठीक है, पौड़ी की बॉर्डर पे और उत्तराखंड की बॉर्डर पे लास्ट कोने पे। और इसके जस्ट बगल में क्या लगता है? नजीमाबाद लगता है। और नजीमाबाद किसके अंडर अंडर में आता है? बिजनौर के अंतर्गत आता है। बिजनौर के अंतर्गत क्या आता है? कोटद्वार आता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कोटद्वार किस जिले की सीमा को टच करता है? बिजनौर को करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम बुक में नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, जब आप घूमोगे, दुनिया देखोगे, तभी इस टाइप के क्वेश्चन आप क्या कर पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे। हाईकोर्ट क्लर्क के एक एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर यूपी के किन डिस्ट्रिक्ट से टच करती है, नहीं करती है, ऐसे दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, खो नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कोटद्वार किस नदी के किनारे है? खो नदी के। अब देखिए, एग्जाम कभी आप भूल जाओ, ठीक है, जो नए स्टूडेंट है, जो पुराने हैं, उन्हें वो बोलेंगे कि ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सर इसे क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमें उनको भी देखना है जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं या जिनका लेवल थोड़ा बहुत है। अब कोटद्वार लिखा है हमने को, ठीक है। अब खो कैसे लिखेंगे? KHO। तो खो और को सेम मैचिंग कर रहा है, साउंड मैच कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोटद्वार को, यानी कि खो नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कोटद्वार में पौड़ी गढ़वाल का एकमात्र रेलवे स्टेशन है। पौड़ी का एकमात्र रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? पौड़ी का कोटद्वार में है, ठीक है। कोटद्वार में मोर ध्वज का किला है। मोर ध्वज का किला कहाँ पे है? कोटद्वार में है, ठीक। और मोर ध्वज कोटद्वार का प्राचीन नाम भी कहा जाता है। तो गढ़वाल का प्रवेश द्वार आपने देख लिया, कोटद्वार है। और कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? काठगोदाम को कहते हैं। काठगोदाम अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो हल्द्वानी को कहते हैं। अब बात करेंगे कर्णवाश्रम की। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। और UBTR जो एग्ज़ाम करवाता था, UBTR, उसका ये फेवरेट टॉपिक था, यहाँ से क्वेश्चन देता ही देता था। तो कर्णवाश्रम मालिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। कोटद्वार से कुछ किलोमीटर आगे की दूरी पे बसा हुआ है। और कर्णवाश्रम किसके तट पे है? मालिनी नदी के तट पर स्थित है। ये हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य स्थित है। कर्णवाश्रम किन पर्वतों के बीच है? हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के बीच में स्थित है। और वर्तमान में इसे चौकी घाट भी कहते हैं। वर्तमान नाम क्या है इसका? चौकी घाट है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, कण्व आश्रम में कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है? डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता कौन है? मेघदूतम हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, इनके रचयिता कौन है? कालिदास है। तो कालिदास ने कण्व आश्रम में किसकी रचना की? अभिज्ञान शाकुंतलम की। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि मेघदूतम की या अभिज्ञान की। अब देखिए, अभिज्ञान में क्या आ रहा है? शाकुंतलम आ रहा है। शाकुंतलम आ रहा है। आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा था, इसलिए देखो शकुंतला और शाकुंतलम, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की है। कालिदास ने कण्व आश्रम को किसलय प्रदेश कहा है? कालिदास ने क्या कहा है? कण्व आश्रम को किसलय प्रदेश कहा है। और ये भी पूछा जा सकता है कि कण्व आश्रम को किसलय प्रदेश किसने कहा है? तो कालिदास ने कहा है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग कर्ण आश्रम से ही जुड़ा है। ये देखिए, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग किससे जुड़ा है? कर्ण आश्रम से जुड़ा हुआ है। और दुष्यंत शकुंतला के पुत्र का नाम क्या था? इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनके पुत्र का नाम था भरत। ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वाला भरत नहीं है, ये दूसरे भरत है, ये दूसरे भरत हैं, ठीक है। तो इनके पुत्र का नाम था दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम था भरत। इन्हीं के नाम पर क्या हुआ? हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत के नाम पे ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब आप कहोगे कि भारत जब हमारे देश का नाम पड़ा तो इसका नाम उससे पहले क्या था? तो इसको पहले क्या कहते थे? आर्यावर्त कहते थे। क्या कहते थे? आर्यावर्त कहा जाता था। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी। देखिए, मैंने आपको बोला है कि मैं परीक्षा माणी आपको 0 से 100% कवर करवाऊंगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ने के चांस नहीं रहेंगे, ठीक है। हाँ, हालांकि नए एडिशन में कुछ चेंज आ सकते हैं, लेकिन जो एडिशन
पिछले साल तक का था, उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं 100% हम कवर करेंगे। अब देखिए मैंने इसको भी इसमें मेंशन क्यों किया है, ये देखिए इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि विश्वामित्र की पत्नी कौन थी, मेनका थी। ठीक है, मेनका के पति कौन थे, विश्वामित्र। और विश्वामित्र मेनका की पुत्री कौन थी, तो इनकी पुत्री थी शकुंतला। अब आप कहोगे कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। दोस्तों हरियाणा का एग्ज़ाम कभी आपने दिया होगा, हरियाणा में आपने एग्ज़ाम अगर नहीं दिया तो हरियाणा में आप जानते हो कि कुरुक्षेत्र का मैदान है, और एक पूरा कंप्लीट टॉपिक 18 के 18 अध्याय, यानी कि एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन महाभारत से आते हैं उसमें। ठीक है, और उत्तराखंड के देवभूमि है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं और पूछे भी गए हैं, पूछे भी जा चुके हैं। एक द्वापर युग या त्रेता युग से कोई क्वेश्चन आया था सिंहपाल के एग्जाम में, और ऋषियों के बारे में भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को भी इसमें मेंशन किया है। ठीक है, तो विश्वामित्र और मेनका की पुत्री का नाम क्या था, शकुंतला। और शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे भरत, इन्हीं के नाम पे अपने देश का नाम भारत पड़ा। अब देखिए दोस्तों, प्राचीन काल में यह आश्रम कण्व ऋषि के नेतृत्व में विद्या का बहुत बड़ा केंद्र था। बीच में मैं बोलता जाता हूँ, आप उन्हें भी नोट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हो तो आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हो जो मैं बोलता रहता हूँ। तो देखिए प्राचीन काल में कर्ण आश्रम किसके नेतृत्व में एक विद्या का केंद्र था, कण्व ऋषि के नेतृत्व में था। तो ये तो सिंपल सा है कि कण्व आश्रम इन्हीं के नाम पे इसका नाम, आश्रम का नाम पड़ा। पर दोस्तों ये जो आश्रम है, कण्व आश्रम है, ये प्राचीन काल में क्या था, वैदिक शिक्षा आपने देखा होगा, हिंदू धर्म में वैदिक शिक्षा प्राचीन काल में दी जाती थी। तो वैदिक और सांस्कृतिक शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था कौन सा, कण्व आश्रम। और यहाँ पे कालिदास ने शिक्षा ग्रहण की है। कहाँ पे, कण्व आश्रम में कालिदास ने शिक्षा ग्रहण की है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कर्ण आश्रम में शिक्षा ग्रहण किसने की थी, तो कालिदास ने की थी। और कालिदास ने शिक्षा ग्रहण कहाँ की, तो कहाँ की, कण्व आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। तो आप इन्हें भी नोट डाउन कर सकते हो। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर संपूर्णानंद ने 1955 में कण्व आश्रम के महत्व को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। कण्व आश्रम को फिर से स्थापित करने का प्रयास किसने किया, संपूर्णानंद ने किया। और कब किया, 1955 में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना, सारे के सारे फैक्ट मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट बनाए हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, कालागढ़। तो कालागढ़ में ज़्यादा कुछ है नहीं। कालागढ़ किस में आता है, पौड़ी जिला हम पढ़ रहे हैं तो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आएगा। और यहाँ पे रामगंगा नदी पर एक बांध बना हुआ है। कालागढ़ डैम किस में बना हुआ है, रामगंगा नदी पर बना हुआ है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और रामगंगा का प्राचीन नाम क्या है, ये भी एग्जाम में आ रखा है। रामगंगा का प्राचीन नाम क्या है, तो राठ वाहिनी। कौन सा, राठ वाहिनी इसका प्राचीन नाम है। रामगंगा का प्राचीन नाम क्या है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सिद्ध बलि मंदिर। तो सिद्ध बलि मंदिर कहाँ पे, कोटद्वार में है, और ये है हनुमान जी का मंदिर। अब कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सिद्ध बलि मंदिर किस भगवान का मंदिर है। अब देखिए सिद्ध बलि में बलि आ रहा है, बजरंग बली में भी बलि आ रहा है, तो हनुमान का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। छोटी छोटी ट्रिक आपको लेनी पड़ेंगी, याद, ये लिखने वाली ट्रिक नहीं है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, अपने माइंड में सोचनी है बस, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नीलकंठ महादेव। तो नीलकंठ महादेव है पौड़ी में। नीलकंठ महादेव कहाँ पे है, पौड़ी में। और यहाँ पे शंभु और निशंभु पर्वत है, ये आपने ध्यान रखना है। शंभु निशंभु पर्वत कहाँ पे, नीलकंठ महादेव में। अगला पॉइंट देखते हैं, खिरसू। तो खिरसू पौड़ी में है, और ये क्या है, एक पर्यटन स्थल है, शांत वातावरण यहाँ का है। तो डायरेक्ट बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, खिरसू पौड़ी में है, और एक क्या है, पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ज्वालपा देवी। ज्वालपा देवी ये दुर्गा देवी को समर्पित मंदिर है। कौन सी देवी को, आपने धारी देवी पढ़ा हुआ है पहले पार्ट में, तो धारी देवी काली देवी को समर्पित था, और ये है दुर्गा देवी को समर्पित है। और ये पश्चिमी नयार के किनारे है। किस नदी के किनारे है, पश्चिमी नयार के किनारे है। एग्जाम में ऑप्शन आपको 4 दे देगा, और अगर उसने नयार, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार 2 दे दिए, तो आपने क्या करना है, पश्चिमी नयार के किनारे स्थित है ज्वालपा देवी। अब दोस्तों मैंने आपको नदियों के संगम में भी एक टॉपिक पढ़ाया है कि पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम कहाँ पे होता है, वो होता है सतपुली में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ताड़केश्वर मंदिर। तो ताड़केश्वर मंदिर पौड़ी में है, और यहाँ से विषगंगा और मधुगंगा नदियाँ निकलती हैं। विषगंगा और मधुगंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो ताड़केश्वर के पास से निकलती है। अगला पॉइंट है देवलगढ़। तो देवलगढ़ गढ़वाल राजाओं की राजधानी थी। देवलगढ़ किसकी राजधानी थी,
पंवार शासकों के, यानी कि जो शाह नरेश थे गढ़वाल के शासक, उनकी राजधानी थी। शाह तो खैर बाद में लगा था, लेकिन उनसे पहले गढ़वाल के जो राजा थे उनकी राजधानी थी, और जो बाद में श्रीनगर स्थापित कर दी गई। अब ये भी पूछा जा सकता है कि श्रीनगर से पहले गढ़वाल शासकों की राजधानी कहाँ थी, तो वो कहाँ थी, देवलगढ़ में थी। यहाँ पे राजराजेश्वरी का एक मंदिर है। देवलगढ़ में किसका मंदिर है, राजराजेश्वरी का मंदिर है, जो गढ़वाल नरेशों की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध है। गढ़वाल नरेशों की कुल देवी कौन थी, राजराजेश्वरी। अगला पॉइंट देखते हैं, कोट महादेव। तो कोट महादेव है पौड़ी जिले में, ठीक है, और ये आता है सितोंशु पट्टी में। सितोंशु पट्टी में कौन सा आता है, कोट महादेव आता है, और ये महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली भी रही है। तपस्थली किसकी है, वाल्मीकि की तपस्थली है। मान्यता के अनुसार सीता यहाँ फलस्वड़ी गांव के मैदान में धरती में समा गई थी। जो सीता माता थी रामायण में, वो फलस्वड़ी गांव के मैदान में जमीन में समा गई थी, ठीक है। और मान्यता ये भी है कि लव कुश ने यहाँ पे क्या किया था, राम के घोड़े को, जो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था रामचंद्र जी ने, उनके घोड़े को यहाँ रोक दिया था, और इसके पश्चात रामचंद्र जी का यहाँ पे क्या हुआ था, आगमन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि सितोंशु पट्टी में है, और यहाँ पे सीता माता कहाँ समाई थी धरती में, फलस्वड़ी गाँव में। और यहाँ पे एक मेला लगता है, मनसार मेला लगता है, ये आपने ध्यान देना है। मनसार मेला कहाँ लगता है, पौड़ी में लगता है। और ये भी पूछ सकता है कि मनसार मेला किस पट्टी में लगता है, तो सितंशु पट्टी में लगता है। अगला देखते हैं दोस्तों, कोट महादेव पौड़ी में है, और इसमें मैंने मेंशन किया है कि कोटेश्वर महादेव, आप कंफ्यूज ना हो। कोटेश्वर महादेव है रुद्रप्रयाग में, और कोट महादेव है पौड़ी में, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको भी ऐड कर दिया कि आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ कि कोटेश्वर और कोट एक ही है। कोटेश्वर महादेव रुद्रप्रयाग, और कोट महादेव पौड़ी, ठीक है। तो आप इनको एक साथ लिख सकते हो। अगला देखते हैं दोस्तों, लैंसडॉन। तो लैंसडॉन 1890 में लैंसडॉन, जो लॉर्ड लैंसडॉन थे, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा लैंसडॉन। किसके नाम पे पड़ा, लॉर्ड लैंसडॉन के नाम पर पड़ा 1890 में। इससे पहले इसका नाम था कालों का डांडा। पहले इसका नाम क्या था, कालों का डांडा था, ठीक है। और गढ़वाल राइफल, भारत की जो प्रमुख राइफल है गढ़वाल राइफल और कुमाऊं राइफल, तो गढ़वाल राइफल का जो कमांड ऑफिस है वो कहाँ पे, लैंसडॉन में है। गढ़वाल राइफल का कमांड ऑफिस लैंसडॉन में है। और लैंसडॉन में कालेश्वर का मंदिर है, इसलिए इसको कालेश्वर भी कहा जाता है। कालेश्वर मंदिर कहाँ है, लैंसडॉन। और अगर लैंसडॉन ऑप्शन में ना आए तो पौड़ी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि लैंसडॉन पौड़ी के अंतर्गत आता है, इसलिए आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो कालेश्वर मंदिर है लैंसडॉन में, इसलिए लैंसडॉन को कालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, और प्राचीन नाम है इसका कालों का डांडा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दरबान सिंह नेगी और गब्बर सिंह नेगी स्मारक लैंसडॉन में है। गब्बर सिंह नेगी और दरबान सिंह नेगी स्मारक कहाँ पे है, तो ये है लैंसडॉन में। और टिपिन टॉप लैंसडॉन में है, और एक है नैनीताल में। आपको ऑप्शन में जो भी मिले आप उसमें टिक कर सकते हो। टिपिन टॉप कहाँ है, लैंसडॉन और नैनीताल में है। और गढ़वाली मैस है लैंसडॉन में। तो ये आपको ध्यान देना है कि गढ़वाली मैस लैंसडॉन में है, टिपिन टॉप लैंसडॉन में है, और एक नैनीताल में भी है। तो आपने इसको भी इसमें ऐड कर सकते हो। अगला देखते हैं, दुगड्डा। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट काफ़ी टॉपिक है दुगड्डा, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं। ये है लंगूर और सिलगाड़ नदी के संगम पर। दुगड्डा किसके संगम पर है, लंगूर और सिलगाड़ के संगम पर। अब एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आपने किस टाइप से याद करना है। देखिए आजकल के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, फेसबुक और इंस्टा में काफ़ी फ़ोटो अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। और जो सारी फ़ोटो रहती हैं वो किससे रहती हैं, DSLR कैमरे से रहती हैं, DSLR से रहती हैं। DSLR क्या है, कैमरा है। तो इससे बच्चे क्या करते हैं, फ़ोटो या वीडियो यूट्यूब में, फेसबुक, इंस्टा में क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो इससे क्लिक होती है, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं, DSLR से फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो दुगड्डा किस नदी के संगम पर है, तो आपने ट्रिक याद रखनी है, DSLR कैमरा याद रखना है आपने, कि दुगड्डा में मेरा DSLR कैमरा खो गया था। तो देखिए D से हो जाएगा दुगड्डा, S से हो जाएगा सिलगाड़, और L से हो जाएगा लंगूर, ठीक है। तो ये आपको छोटी छोटी ट्रिक बनानी पड़ेंगी। अगला देखते हैं, दुगड्डा को धनीराम मिश्र ने अपने खेत पर बसाया था। दुगड्डा को किसने बसाया, धनीराम मिश्र ने बसाया है। दुगड्डा के संस्थापक कौन है,
तो धनीराम मिश्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यह ब्रिटिश काल में गढ़वाल का एक प्रमुख व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र था। यानी कि गढ़वाल का जो मेन हब था राजनीति और व्यापार का, वो कौन सा था? दुगड्डा था। क्लियर। ब्रिटिश काल में व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था गढ़वाल में? दुगड्डा। और राजनीति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? दुगड्डा। तो ये व्यापार और राजनीति का मेन हब था। ठीक है। दुगड्डा साहित्यकार शिव प्रसाद डबराल का साधना स्थल भी है। शिव प्रसाद डबराल की साधना स्थली कहाँ पे है? तो ये है दुगड्डा में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गढ़वाल क्षेत्र में कुली बेगार प्रथा, गढ़वाल क्षेत्र में कुली बेगार, डोला पाल की आंदोलन और आर्य समाज की स्थापना जागृत करने का श्रेय इसी नगर को है। अब देखिए, राजनीति का केंद्र है इसीलिए। ठीक है, तो ये आपको सिंपल सा याद हो जाएगा कि यानी कि गढ़वाल में जो भी आंदोलनों का मुख्य, जागृति का मुख्य श्रेय किसे जाता है? तो दुगड्डा को जाता है गढ़वाल में। अगला देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू 1930 में पहली बार दुगड्डा आए और दूसरी बार 1945 आए। बुक में कहीं कहीं 1936 भी दिया है दोस्तों। ठीक है, कि जवाहरलाल नेहरू दुगड्डा 2 बार आए, 1930 में और 1936 में, कहीं कहीं ये भी दिया है। ठीक है, तो मैंने बुक के अकॉर्डिंग क्या लिखा? 1930 और 45। पहली बार 1930 में आए और दूसरी बार 45 में, लेकिन कहीं कहीं 36 है, तो आप इसको भी मेंशन कर सकते हो ऑप्शनल के तौर पे। ठीक है, आयोग का कोई पता नहीं, कभी भी कुछ दे दे। और आयोग अपने क्वेश्चन पे ही क्या करता है? भरोसा नहीं करता है। आयोग की आंसर की कुछ और रहती है और बाद में 10-10 क्वेश्चन चेंज करने को दिखते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा दुविधा रहती है उत्तराखंड के क्वेश्चन में कि इसका आंसर क्या है। और एक एग्ज़ाम हुआ था 28 अक्टूबर का, उसमें आयोग ने 16 क्वेश्चन चेंज किए थे बाद में आंसर की से। ठीक है, तो ये देख, आयोग का कोई भरोसा नहीं रहता कि आयोग क्या आंसर मानता है। तो आप लोग इसमें 30, जवाहरलाल नेहरू पहली बार दुगड्डा कब आए थे? 30 में, और दूसरी बार आए थे 45 में। और ब्रैकेट में आप थोड़ा वो डाउट भी लिख दो कि 1936 में। ठीक है, ऑप्शनल के तौर पे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद नाथपुर निवासी भवानी सिंह रावत के साथ 1930 में दुगड्डा आए थे। जवाहरलाल नेहरू पहली बार 30 में आए और चंद्रशेखर आज़ाद भी आए थे 1930 में दुगड्डा। और किसके साथ आए थे? भवानी सिंह रावत के साथ आए थे। क्लियर। भवानी सिंह रावत के साथ दुगड्डा आए थे। और क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि भवानी सिंह रावत कहाँ के निवासी थे? तो ये थे नाथुपुर निवासी, नाथुपुर के थे। क्लियर। जो बंदे स्टूडेंट यानी कि दुगड्डा गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद की एक मूर्ति भी बनी हुई, स्टैच्यू बना हुआ है। तो ये आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद क्या करते थे? दुगड्डा में पिस्टल से ट्रेनिंग किया करते थे अपने दोस्तों के साथ। पिस्टल से, बंदूक से ट्रेनिंग किया करते थे चंद्रशेखर आज़ाद। उनका वहाँ पे एक स्टैच्यू भी, मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। बिनसर महादेव। तो बिनसर महादेव है दोदातोली श्रेणी पर स्थित है। बिनसर महादेव कौन सी श्रेणी पे है? दोदातोली श्रेणी पर स्थित है। और इस स्थल को तालेश्वर दानपात्रों में वीरणेश्वर स्वामी कहा गया है। वीरणेश्वर स्वामी किसे कहा गया है? बिनसर महादेव को कहा गया है। और किस में कहा गया है? तो ये कहा गया है तालेश्वर दानपात्रों में। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। और कार्तिक पूर्णिमा को बिनसर महादेव में मेला लगता है। तो बिनसर महादेव में मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। तो इस टाइप से हमारा पौड़ी जो टॉपिक है जिला सीरीज का, वो कंप्लीट होता है। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें।